तो बच्चों हमने इलास्टिसिटी में लगभग सब कुछ पढ़ लिया था। सिर्फ दो चीजें हमारी बची थी पढ़ने को। दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसकी डिग्रीज पढ़ेंगे और इसका मेथड पढ़ेंगे। आई रिपीट, वील डू द मीनिंग, वील डू द डिग्रीज एंड वील डू द मेथड। दोनों केसेस में चिल्ड्रन जो आपको मेथड्स मिलेंगे इसके, दैट इज परसेंटेज मेथड ओनली। और यहाँ पे जो आप डिग्रीज पढ़ेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्रीज आर नॉट बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ चेंज। आई रिपीट चिल्ड्रन, यहाँ पे हमको एक्सटेंट ऑफ चेंज से मतलब बिल्कुल नहीं होगा, रादर हमको यहाँ पे मतलब किससे होगा। तो पहले मैं इसको क्रॉस कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हमको यहाँ पे मतलब होगा डायरेक्शन ऑफ चेंज से। आई रिपीट चिल्ड्रन, डायरेक्शन ऑफ चेंज से। तो ये बातें ध्यान देने वाली हैं। सो लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। तो सबको ये बात क्लियर हो गई थी कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी में क्या क्या पढ़ा था चिल्ड्रन। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी, लेट्स एनालाइज चिल्ड्रन। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए, गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर? नोट्स सबके पास होंगे शायद ये। चलिए, सो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। आपने बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड किसी जमाने में पढ़ा था, और मैंने आपको पढ़ाया था dx इक्वल्स टू फंक्शन, आई रिपीट चिल्ड्रन, dx इक्वल्स टू फंक्शन ब्रैकेट ओपन px कॉमा pr कॉमा y कॉमा डॉट 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 डॉट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट डिटर्मिनेशन। तो ये y जो था बच्चों, ये अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इनकम को। और जब ये डिटर्मिनेंट था तो मैंने आपको तीन बातें बताई थी। इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो तीन बातें होती हैं। पहली बात, कुछ गुड्स की कंजम्पशन या डिमांड बढ़ जाती है बच्चों। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कंजम्पशन या डिमांड कम हो जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कंजम्पशन या डिमांड सेम रहती है। ये बात सबको सुनाई पड़ रही है बच्चों? दोज गुड्स जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ जाए बच्चों, आर कॉल्ड एज व्हाट? इनइलास्टिक। अरे नहीं भैया नहीं। जिन गुड्स को, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए पहले। लोग एकदम हबड़ धबड़ में, एनिवर्सरी थी, बर्थडे पार्टी के हिसाब से ड्रेसअप होके चले आए। बर्थडे पार्टी थी, एनिवर्सरी के हिसाब से ड्रेसअप होके चले आए। आराम से, मैं मरने नहीं वाला हूं, जीवन बीतने नहीं वाला है। इनकम के बढ़ने से जिन गुड्स की डिमांड बढ़ती है बच्चों, उन्हें किस तरह के गुड्स बोला जाता था? नॉर्मल। और नहीं, लग्जरीज नहीं बोला जाता, नॉर्मल गुड्स बोला जाता है। कोई भी इंसान अगर सुपीरियर या लग्जरीज को बोलता है, ऐसा गलत है। जिनकी डिमांड घट जाती थी देवर इंफीरियर गुड्स, और जो सेम रहते थे बच्चों, इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो आप अपनी गिवन इनकम में हर वीकेंड पे, आज वीकेंड भी है, हल्दीराम में विद फैमिली डिनर करने जाते थे। और मैं बेचारा ठहरा गरीब आदमी, मैं सड़क के ठेले से ही कुछ खा लेता था। अब कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आ गई, आपकी और मेरी सबकी इनकम बढ़ गई। आपने हल्दीराम छोड़ दिया और दुबई अल बुर्ज चले गए बढ़िया फैमिली डिनर के लिए। तो आपके लिए बच्चों हल्दीराम इंफीरियर हो जाएगा और दुबई अल बुर्ज में डिनर करना नॉर्मल। नॉर्मल। सुपीरियर कुछ नहीं होता है, नॉर्मल नॉर्मल। मैं भी वो ठेला छोड़ के हल्दीराम पहुंच गया, तो मेरे लिए ठेला क्या हो जाएगा? इंफीरियर। और हल्दीराम क्या हो जाएगा? नॉर्मल। बट चाहे आप हो चाहे हम हो, घर से निकलेंगे ठीक ठाक कपड़े पहन के, थोड़ा मुंह धुल के जाएंगे। और उसके लिए ऋण बट्टी 10 रुपए की हमारे यहाँ भी आती है, 10 रुपए की आपके यहाँ भी आती है। आप दुकानदार को ये नहीं बोलेंगे, हम रईस है तमीज से बोलना, सर की तरह गरीब ना समझ लेना, हम 1 लाख रुपए में ऋण बट्टी खरीदेंगे, रखो 1 लाख और एक ऋण बट्टी दे दो। दुकानदार कहेगा डेली आया करो। तो ऋण बट्टी तो 10 रुपए में ही सबको मिलनी है। सॉल्ट 50 रुपए का है तो 50 में ही सबको मिलना है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पे बच्चों
आप इसी चीज को इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आई एम यूजिंग कलर ग्रीन टू रिप्रेजेंट। इनकम के बढ़ने से जिन गुड्स का आपका डिमांड बढ़ गया, आप बोलेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। जिन गुड्स की डिमांड कम हो गई बच्चों, आप बोलेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। और जिनमें कोई फर्क नहीं रहा, इट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी। मेरे को पता आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर मेरे पापा की इनकम 100 करोड़ थी और हम 10 यूनिट्स खरीदते थे। अब पापा की इनकम सर 120 करोड़ हो गई है और हम 15 यूनिट्स खरीद रहे हैं। सर हो सकता है हम 11 यूनिट्स खरीदें। सर हो सकता है कि हम अभी भी 10 ही खरीदें। सर हो सकता है कि हम सो कॉल्ड 18 खरीदें। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो क्लियर होने वाला है। आप बोलेंगे सर इनकम हैज गॉन अप बाय व्हाट परसेंटेज? 20%। अगर हमारे पापा की इनकम 100 से 120 करोड़ हुई और हम 10 से 15 यूनिट्स खरीद रहे हैं, तो हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ा? 50%। कुछ बच्चे इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? इलास्टिक। सॉरी बच्चों, वो कहानी खत्म हो गई। यहां पे एक्सटेंट ऑफ चेंज की बात नहीं करते हैं, यहां पे डायरेक्शन की बात करते हैं। 10 से 11 आपकी कंजम्पशन 10% बढ़ गई। 10 से 18 आपकी कंजम्पशन 80% बढ़ गई। तो बच्चों अगर प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ते तो बोलते 20% दाम बढ़ा और मेरा कंजम्पशन 20% गिर गया। यूनिटरी इलास्टिक, परसेंटेज दोनों सेम है। 20% प्राइस बढ़ा और मैं 30% कम खरीदूंगा, इलास्टिक। 20% प्राइस बढ़ा, मैं सिर्फ 5% कम खरीदूंगा, इन इलास्टिक। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे ऐसा नहीं होता। एक्सटेंट ऑफ चेंज नहीं है बच्चों। क्या पढ़ना है? डायरेक्शन। तो यहां पे 3 चीजें आप पढ़ेंगे, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। सर वाई सो सर? इसलिए बच्चों कि आप प्राइस के टर्म्स में कंपेयर नहीं कर रहे। किसमें कंपेयर कर रहे हैं? इनकम। तो इनकम का नेचर प्राइस के नेचर से फर्क होता है। प्राइस का नेचर होता है कि दाम बढ़ेगा, जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो कम खरीदेगा। बट अगर सर वो अभी भी प्राइस बढ़ने पे भी ज्यादा खरीद रहा है, तो फिर प्राइस इज नॉट द रीजन चिल्ड्रन, देन इनकम इज द रीजन। तो असली जो बात है कि अगर प्राइस बढ़ने से कस्टमर भागता है तो प्राइस वॉज द रीजन, और अगर प्राइस बढ़ने से वो स्टिल खरीद रहा है तो प्राइस इज नॉट द रीजन इज अदर फैक्टर्स, दैट इज इनकम। तो यहां पे आप एक्सटेंट की बात नहीं करेंगे, कितने परसेंट क्वांटिटी में इनकम के बढ़ने से चेंज आया, नो, आप डायरेक्शन की बात करेंगे। आपकी डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ जाती है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, घट जाती है तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, और अगर सेम रहती है बच्चों तो जीरो। तो जीरो कब होती है? नेसेसिटीज के केस में। नेगेटिव कब होगी? इनएक्सपेंसिव के केस में, सॉरी इनफीरियर के केस में। और पॉजिटिव कब होगी? नॉर्मल गुड्स के केस में। नहीं, प्राइस का नहीं, इनकम इलास्टिसिटी हम पढ़ रहे हैं ना भाई, तो हमको प्राइस से क्या मतलब। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए मैंने इस बात को सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया बच्चों, जो यहाँ पे मैंने आपको एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ टुडेज लेक्चर बताया था। एक्सटेंट ऑफ चेंज से कोई भी मतलब नहीं है। किससे मतलब है? डायरेक्शन से मतलब है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। याद रहेगी ये बात? पक्का? चलिए, सो पीपल में राइट दिस कॉम्पोजिशन इन द कॉपी चिल्ड्रन। और आपके पास ये हैंड रिटन नोट्स हैं चिल्ड्रन, ये मेरे ही डिक्टेटेड है, डोंट वरी, मैंने कहीं से छापे नहीं है। ऑफ अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट, प्रेजेंटली शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नेम्ड एज सुगंधा मालविया। और मैंने इसलिए उसकी कॉपी रख ली थी कि उसको इकोनॉमिक्स में 100 में 100 नंबर आए थे। गॉट इट? चलिए बच्चों लिख लीजिए, झटपट पाइए। सो डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी आर व्हाट चिल्ड्रन? पहला, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। कब होगी जीरो इनकम इलास्टिसिटी चिल्ड्रन? नेसेसिटीज के केस में। इनकम कितनी भी बढ़े, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी। बेचारा कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय सेम, समझ में आ गया, और लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द कमोडिटी, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, क्योंकि सारा का सारा फोकस उसका इनकम पे ही है। मोर और लेस वर्ड का मतलब ये नहीं ज्यादा या कम, मोर और लेस का मतलब है लगभग उतना ही खरीदेगा। तो सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, स्कूल बुक्स हो गई चिल्ड्रन, दे हैव विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी?
जीरो इनकम इलास्टिसिटी, इसीलिए हर साल लगभग 20 से 25% पब्लिशर्स बुक्स का प्राइस बढ़ा देते हैं। समझ गए? जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। यस सो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला तो वही लिखा है बच्चों, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इनटू वाई अपॉन क्यू, where delta y represents what is called as change in income. This is called as change in quantity. This is your original income and this is your original quantity. एकदम सेम है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे डेरिवेशन दिया नहीं। इनकम 10 से 14 हो गई। वी वर बाइंग अर्लियर 100, स्टिल वी आर बाइंग 100। चेंज इन प्राइस आपको कितना नजर आ रहा है बच्चों? 4। चेंज इन क्वांटिटी कितना नजर आ रहा है? 0। 0 0 कट गया। अल्टीमेट आंसर क्या है चिल्ड्रन? 0। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, सो दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक। ये सिर्फ लिखा गया है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा इसको क्या बोलेंगे? जीरो इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? तो होता तो परफेक्टली इलास्टिक है, बट इट इज नॉट कॉल्ड एज सच, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के लिए रिजर्व रखा गया है। समझ में आ गया? तो मेरे नोट्स में आपको ऐसा नजर जरूर आ रहा है, बट बुक में हर जगह इसको जीरो इनकम इलास्टिसिटी ही आप पढ़ेंगे बस इंटरप्रिटेशन के लिए, ताकि आप याद करने में आपको आसान हो जाए कि जो वहां पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था वही यहाँ पे जीरो इन इलास्टिक होता है। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, is there any similarity between perfectly inelastic demand and zero income elasticity? या assertion reasoning में पूछ सकते हैं कि perfectly inelastic demand is represented as zero in case of price elasticity। समझ में आ गया? रीजन में पूछेंगे perfectly inelastic demand is as same as zero income elasticity in case of income elasticity, तो आप बोलेंगे yes, A and R are true। समझ गए? चलिए, नहीं वो है नहीं, बट है तो दोनों ट्रू ना। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, आपकी इनकम बढ़ेगी बट क्वांटिटी आप कम खरीदेंगे। सो गुड्स जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने से, सो कॉल्ड, ओ सॉरी चिल्ड्रन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड्स जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने से कम हो जाए और इनकम के कम होने से डिमांड वापस से बढ़ जाए, वी कॉल इट एज व्हाट? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। गॉट इट क्लियर? सो इनकम वॉज 10 और अब कितनी हो गई? 15। क्वांटिटी वॉज 40, अब कितनी हो गई? 30। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं चिल्ड्रन। सेम फॉर्मूला है। चेंज इन क्वांटिटी कितना नजर आ रहा है आपको? 10। चेंज इन इनकम इज 5। ओरिजिनल इनकम इज 10 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज 40। तो अब यहाँ पे 10 से 15 जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -5। अब आप कहेंगे सर आप बड़े चतुर हैं, उस समय तो माइनस नहीं लिखते थे, अब इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको माइनस में दिखाना है। अंडरस्टैंडिंग? तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? -0.5। तो अगेन यहाँ पे भी आप इसे सिंपली बोलेंगे इट इज सेट टू बी नेगेटिव। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्या? हाँ, मेज इंफीरियर प्रोडक्ट में क्यों आएगा? क्योंकि भाई हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मोस्टली पीपल कंज्यूम राइस एंड व्हीट, बट आजकल मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं भाई आपको थोड़ा मोटा अनाज खाना है तो ज्यादा अच्छी बात है, तो अब लोग वापस से मेज पे आ गए हैं। बट यहाँ पे ये कौन सा मेज है? वो जो सस्ते में बिकता है, जो शॉपिंग मॉल के अंदर 100 रुपए का एक पैकेट मिलता है, ये वो वाला मेज नहीं है, बेसिकली ये घटिया मेज है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने तीनों मार्क किए, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक एंड इलास्टिक, बट ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। इनकम में चेंज आया कितना चिल्ड्रन? इनकम में चेंज कितना आया? 40%। क्वांटिटी वेंट अप बाय 10%, वेंट अप बाय 40%, वेंट अप बाय 50%। तीनों में इनकम बढ़ी है तो क्वांटिटी भी बढ़ी है। आई रिपीट चिल्ड्रन, इनकम बढ़ी है तो क्वांटिटी भी बढ़ी है। तो अगेन इट इज द साइन ऑफ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो मैंने लिख जरूर दिया रेफरेंस के लिए, बस रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको बुक में पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ही मिलेगा इसमें हमेशा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, ओके चलिए, तो खैर ये काम आ जाएगा। बट पहले जब मैंने इसको अपने नोट्स में दिया था तो बुक्स में जनरली होता नहीं था, ये डायरेक्शन की ही बात करते थे।
तो खैर बड़ा आंसर आएगा तो आप लिख सकते हैं नोट्स में ऑलरेडी, कोई ऐसी बात नहीं, कम नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। ओके, समझ गए बच्चों? चलिए, क्रॉस इलास्टिसिटी वापस से आएंगे अपने सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स में। चिल्ड्रन लिखते क्या आते? dx इक्वल्स टू f px कॉमा pr कॉमा y। अब ये pr एक्चुअली है क्या? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक रिलेटेड गुड हो गया सब्स्टिट्यूट गुड, और एक क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री। अब सब्स्टिट्यूट गुड की बात को ध्यान से सुनिएगा। कॉफी एंड टी को थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूट मान लीजिए। अगर कॉफी महंगी होती है बच्चों, तो लोग क्या करेंगे? टी को ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। और अगर फ्यूल का प्राइस बच्चों बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली कार्स की डिमांड कंट्री में क्या होगी? कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, और सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूट की जो इलास्टिसिटी होगी दैट इज पॉजिटिव। व्हाई? इधर कॉफी का दाम बढ़ा और उधर टी की क्वांटिटी बढ़ गई, इधर फ्यूल का प्राइस बढ़ा और उधर कार की क्वांटिटी गिर गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री इज नेगेटिव एंड सब्स्टिट्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे भी वो तीनों एक्सटेंट आपको बता दूंगा, बट ज्यादा मायने ये रखता है। ओके चलो, चलिए, तो टी का प्राइस कितना बढ़ गया बच्चों? 40%। और कॉफी की क्वांटिटी कितनी बढ़ गई? 50%। क्योंकि ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, तो इट इज द केस ऑफ पॉजिटिव इलास्टिसिटी। बट ज्यादा चेंज आपको किसमें नजर आ रहा है? ज्यादा चेंज किसमें नजर आ रहा है? कॉफी की क्वांटिटी में या टी की प्राइस में? कॉफी की क्वांटिटी में। ये भी हो सकता था कि ये 60 की जगह सिर्फ 44 होता, देन वी कुड हैव सेड कि क्वांटिटी ऑफ कॉफी, टी का दाम बढ़ने से कितनी बढ़ी? सिर्फ 10%। देन द फिनोमेना वुड हैव बीन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इन इलास्टिक। तो पॉजिटिव इलास्टिक भी हो सकता है और पॉजिटिव इन इलास्टिक भी हो सकता है। पेट्रोल का दाम 50 से 70 हो गया, 20 रुपए बढ़ गया, कितने परसेंट? 40%। और ये क्वांटिटी 200 से 150 हो गई, कितनी गिरी? 25। ऑपोजिट चेंज है, तो वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? नेगेटिव। पेट्रोल का प्राइस ज्यादा बढ़ा, बट कार की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं गिरी, इट इज इनइलास्टिक। अगर होता 200 से लेटेस्ट से 180 यूनिट्स कम हो गई, कितनी डिमांड गिर गई? 90%। then we could have called it as highly elastic या more elastic। बट यहाँ पे ये कम चलता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा चलता है। समझ गए इस बात को? कोई क्वेरी किसी की भाई? पक्का? चले आगे बच्चों, चलिए। फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन, शॉर्ट में लिखा हुआ है। द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी। ना कोई देश चल पाएगा इकोनॉमिकली, ना कोई बिजनेस चल पाएगा इकोनॉमिकली, अगर इलास्टिसिटी का ज्ञान नहीं है तो। और इलास्टिसिटी के ज्ञान में दो ज्ञान होने बहुत जरूरी है, इलास्टिक एंड चिल्ड्रन इन इलास्टिक। व्हाट इज इलास्टिक? प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी में चेंज ज्यादा। इन इलास्टिक चिल्ड्रन प्राइस में चेंज ज्यादा है और क्वांटिटी में चेंज कम है। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, बिजनेस डिसीजंस, कैसे बिजनेस डिसीजंस लेने हैं? कमोडिटी का प्राइस बढ़ाएं या ना बढ़ाएं? अगर हमें पता है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ाने में मैक्सिमम ऑफ आवर कस्टमर्स वुड रन अवे, क्या हम ये गलती करेंगे बच्चों? क्या हम ये गलती करेंगे? कृषि जी कह रहे हैं हाँ सर करेंगे, गलती करनी अच्छी बात है। समझ में आ गया? दाग लगने अच्छी बात है, टाइड के ऐड में, गलती करनी अच्छी बात नहीं है। तो बिजनेसमैन को पता है कि अगर उसका प्रोडक्ट थोड़ा सा भी इलास्टिक नेचर का है, प्राइस बढ़ाने का वो रिस्क नहीं लेगा, मार्केट में कंपटीशन तेज है। बट अगर प्रोडक्ट इनइलास्टिक है, हमें बाकी सब चीनी कम है, बाजार में कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, धड़ाम से हम प्राइस बढ़ा देंगे। समझ में आ गया? तो अगर आपका प्रोडक्ट इलास्टिक डिमांड रखता है तो कृपया करके प्राइस ना बढ़ाए, इन इलास्टिक डिमांड रखता है तो प्राइस बढ़ाए जाए। समझ में आ गया? हाँ, मोनोपोली वही होते हैं बिजनेस डिसीजन बेसिकली। तो मोनोपोली अगर हम है तो इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में कोई कंपटीशन है ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस कितना भी बढ़ जाए कस्टमर हम ही से खरीदेगा, तो इट इज इनइलास्टिक। एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके समझा दिया गया है। चले आगे बच्चों,
इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। तो मोनोपोलिस्ट का मतलब मोनोपोलिस्टिक नहीं होता चिल्ड्रन, इट इज मोनोपोली। चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स, ऐसा कैसे? हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में अगर कोई जमा है, ग्लूकोज की बोतल आएगी 100 रुपए की। प्राइवेट वार्ड में है तो ग्लूकोज की बोतल 200, आईसीयू में तो 350। जनरल वार्ड में डॉक्टर चक्कर काट के गया, फीस कितनी है? 200। प्राइवेट वार्ड में चक्कर काट के गया 500, और आईसीयू में पेशेंट जमा है तो 1200, क्योंकि पता है कि भाई आईसीयू वाला ज्यादा पैसा दे सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड? हाँ, तो सो कॉल्ड ये बात समझ में आ गई। तो हम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके का पैसा चार्ज करेंगे। तो जब हमें पता है कि भाई मेदांता जैसा और कोई है ही नहीं यूपी में, तो मेदांता जो भी पैसा चार्ज करेगा पीपल वुड लविंगली पे दैट। समझ में आ गई बात? हाँ, होलसेलर रिटेलर भी होता है। मान लीजिए आप होलसेलर हैं, मेरे जैसे 10 रिटेलर्स आपसे सामान खरीदते हैं, जो करोड़ रुपए का टर्नओवर आपको दे रहा है आप उसको ज्यादा डिस्काउंट देंगे, जो तो 4-5 लाख रुपए का सामान खरीद रहा है आप उसको कम डिस्काउंट देंगे। लाइक अगर आप स्टेशनरी की होलसेल शॉप पे जाएं, आप कहें मेरे को 12 स्पाइरल रजिस्टर्स दे दीजिए, वो कहेंगे भाई 85 रुपीज का एक है, मार्केट में तो 105 रुपए का है। बट कोई शॉपकीपर पहुंच जाएगा तो उसको 72 रुपीज में दे देंगे वो लोग, क्योंकि उसकी रेगुलर बाइंग है, बल्क में लेगा वो। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी, इस पे तो मेरा जीएसटी वाला एग्जांपल सबको याद होगा। रेस्टोरेंट पे सर्विस टैक्स लगता था जीएसटी के पहले 5%, जीएसटी आ गया तो गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगा दिया। रेस्टोरेंट की सेल्स कम हो गई, लोग रेस्टोरेंट में सामान तो खाते थे, व्हाट इट क्लियर, रेस्टोरेंट वाला कच्चा पर्चा बनाता था रफ कॉपी में, और वो बिल नहीं बनाता था, या बनाता था तो बिल वो फाड़ के फेंक देता था महीने के एंड में, और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता ही नहीं था, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा लगने लग गई थी कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स आने से डरते थे, तो अब गवर्नमेंट ने सोचा भाई क्या किया जाए, टैक्स तो हमने ज्यादा लगा दिया, तो गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया और वापस से जीएसटी रेस्टोरेंट फूड पे कितना लगा दिया? 5%। बट अगर गवर्नमेंट को पता है कि रेस्टोरेंट की डिमांड इंडिया में इनइलास्टिक है, लोग तो रेस्टोरेंट जाएंगे ही जाएंगे कुछ भी प्राइस हो जाए, तो वो जीएसटी हो सकता है 28% लगा दे। जैसे इंडिया में चिल्ड्रन अल्कोहल एंड पेट्रोल ये जीएसटी में नहीं आता, अल्कोहल पे जीएसटी लगभग 25% है, सॉरी वैट आता है इस पे, और पेट्रोल पे अराउंड चिल्ड्रन 103-104% टैक्स है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग मजबूरी में कैसे भी पेट्रोल तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। मतलब वो पेट्रोल असल में 40 या 45 रुपए का। हाँ, अगर 96-97 रुपए का पेट्रोल आप खरीदते हैं, लैंडिंग कॉस्ट जो इंडिया में होती है वो 11-12-15 रुपए लीटर होती है, बस इससे ऊपर नहीं होती कॉस्ट। फोकट का ही तो रिसोर्स है, समुद्र के नीचे से निकल रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन पैसा लगा बस वही लगना है। रिफाइनिंग में मान लीजिए 10-12 रुपए खर्च हो गए, व्हाट इट क्लियर, थोड़े और ओवरहेड जोड़ लीजिए तो हार्डली 30-32 रुपए कॉस्टिंग आती है इसकी बस। नॉन रेनेबल है, प्लस अगर सही में बहुत सस्ता बेचेंगे तो गवर्नमेंट का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है खत्म हो जाएगा। कहां से इतनी बढ़िया रोड्स बन पाएंगे, फिर कहां से गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कहां से ओल्ड एज पेंशन दी जाएगी? सर रोड पे भी तो टोल टैक्स ले लेते हैं। रोड पे टोल टैक्स ले लेते हैं, बात ठीक है, बट उतना नहीं कवर अप होता जितनी रोड की कॉस्ट होती है। 10-10, 20-20 साल लगता है रोड पे टोल टैक्स कवर करने के लिए। एमिनिटीज भी तो बढ़ रही है, पहले कितनी। सर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का 600 रुपए टोल टैक्स है। हाँ, तो आप इलाहाबाद से न्यू दिल्ली चले जाइए, 1150 रुपए टोल टैक्स है, व्हाट इट क्लियर। तो टोल टैक्स तो खैर वहां खप ही जाता है, प्लस ओवरहेड एक्सपेंडिचर बहुत है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन भी तो देना है, कहाँ से आएगा? जो आप टोल टैक्स पे करते हैं उसी में से आएगा वो भी, व्हाट इट क्लियर। जम्मू कश्मीर जाइए, इतने टनल्स बने हुए हैं, तो रोड टैक्स से थोड़ा उतना टनल बन पाएगा, तो वो जीएसटी का कलेक्शन वहीं पे खर्च होता है। एक 15 किलोमीटर का भी टनल है वहां पे, हो सकता है 11 वाले भी मेरे को 15 पता हो। तो ये रोड कैसे बनेगी? ये सब टैक्स के पैसे तो बनेगी। और टोल से आप इतना पैसा नहीं कलेक्ट कर पाएंगे कि इतनी रोड बन ही जाए। टोल इस समझ लीजिए सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है बस, कंस्ट्रक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, स्टाफ है, सैलरी है, समझ में आ गया? रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स और जीएसटी अलग नहीं नहीं, अब नहीं लगता रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स, अब सिर्फ जीएसटी लगता है। 1 जुलाई 2017 से पहले लगता था। दैट इज सर्विस चार्ज, बरकोस वाले लेते हैं ये सर्विस चार्ज। 1000 का फूड है, 5% सर्विस चार्ज हो गया। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, कंपलसरी टिप बेसिकली। और आप बोले नहीं आई डोंट वांट टू पे दिस, तो वो काट देंगे उसको। मैं एक बार बरकोस गया था, सब वो घास फूस वाला खाना बेचते थे वो लोग, चाइनीज रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ी चेन है इंडिया में, इलाहाबाद में खोला था। तो मैंने देखा कि बिल में इन्होंने एक सर्विस चार्ज जोड़ा है
और नीचे फिर जीएसटी जोड़ा था। तो मैंने कहा जीएसटी जो व्हाट इज द सर्विस टैक्स है तो खत्म हो गया। कहने नहीं सर ये सर्विस चार्ज है टिप की तरह, आप नहीं चाहते तो मैं इसको हटा दे। मैंने कहा बिल्कुल हटाओ इसको, मैं तो चाहता हूँ कुछ भी ना लो तुम लोग पैसा मेरे से, समय बहुत बर्बाद किया तुम लोग ने मेरा। चलिए जोक सपाट। तो अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ाएंगे तो कस्टमर भाग जाएंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट टैक्स उस पर नहीं लगाएगी। और गवर्नमेंट ने जान लिया कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का है जिसपे हम टैक्स लगा रहे हैं, इलास्टिक। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा टैक्स की वजह से, ढेर सारे कस्टमर भाग गए। और प्रोडक्ट अगर इन इलास्टिक है, लगाए जाओ दनादन टैक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? चलिए सर इंपोर्ट को रोकने के लिए भी टैक्स बढ़ा दो। ये आ गया पॉइंट, इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये अभी जब हम मैक्रो में अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट आगे पढ़ेंगे ना बच्चों, ये ज्यादा काम आएगा। ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपीज की कमोडिटी है, अभी तक इस पे 5% टैक्स था और हम इसको 105 रुपए में एक्सपोर्ट कर देते थे। हमारी गवर्नमेंट को लगा बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं इस बिजनेसमैन को, उन्होंने इस टैक्स को बढ़ा के 25% कर दिया। अब ये कमोडिटी जब फॉरेन कंट्री जा रही है बच्चों, तो लैंडिंग कॉस्ट कितने की पड़ रही है फॉरेन इंपोर्टर को? 125। वो कह रहा है मैं चाइना से खरीद लूंगा, मेरे को 108 रुपए का पड़ता है। इंडिया से तो इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि 105 का था। तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा? कम हो जाएगा। हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तो अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बाजार में इतनी है कि हम कितना भी टैक्स लगाएं पीपल विल स्टिल बाय, तो वी विल हाइक द रेट ऑफ टैक्स। पेट्रोल की बात है। और अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है बच्चों जिसकी डिमांड विदेशों में इलास्टिक है, थोड़ा सा भी दाम बढ़ा ढेर सारे कस्टमर भाग जाएंगे, तो क्या हम ये बेवकूफियां करेंगे? नो। तो अगर आपको अच्छा फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करना है, तभी आप टैरिफ बढ़ाइए जब आपके पास प्रोडक्ट कैसा हो, इन इलास्टिक डिमांड वाला। अगर इलास्टिक प्रोडक्ट है, वो थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा लोग भाग जाएंगे, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गई बात? चलते हैं आगे। बहुत मजेदार पॉइंट है, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। बच्चों जब फसल बहुत अच्छी होती है तो फार्मर्स फील वेरी हैप्पी और दे शुड फील वेरी सैड। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं हैप्पी, कुछ लोग कह रहे हैं सैड। जब बच्चों फसल बहुत अच्छी होगी तो फार्मर्स क्यों सैड फील करेंगे? क्योंकि तब सप्लाई ज्यादा हाँ चलिए मैं पहले बोल लूं, थोड़ा सा लोग मेरी बकवास सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो जब बहुत ज्यादा फसल हो जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बड़ा भयंकर हो जाएगा, तो गवर्नमेंट कहेगी चलो इसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, उसका प्राइस बढ़ गया, ये तो बाद की बात है। फार्मर कहेगा बम्पर क्रॉप हुई है, मार्केट में तो इतनी सप्लाई नहीं है, हम हर साल 1000 क्विंटल टन गेहूं प्रोड्यूस करते थे, इस साल आउटपुट हो गया 2500 क्विंटल टन। फार्मर कह रहा है हिंदुस्तान में बिके कहां इतना, एक पौधे में डबल ट्रिपल गेहूं गई है। इज दैट क्लियर? तो फार्मर खुश नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा आउटपुट जब बाजार में जाएगा और खरीदार है ही नहीं, और फार्मर के पास भी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उस बेचारे को प्राइस क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन? कम करना पड़ेगा। तो जब उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, तो इन दैट केस विल ही बी, एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी खत्म है मान लीजिए। तो अब इतना प्लेंटी ऑफ आउटपुट वो बेचेगा किसको? तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट अगर हो जिसकी फॉरेन मार्केट में डिमांड हो, मतलब इट इज हैविंग इन इलास्टिक डिमांड, कुछ भी प्राइस होगा वो बिक जाएगा, तो हम सो कॉल्ड हैप्पी फील करेंगे। बट इसकी डिमांड ऐसी है कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस आप बढ़ा देंगे, ढेर सारे लोग इसके सब्स्टिट्यूट पे खिसक जाएंगे, वो सो कॉल्ड गेहूं छोड़ के चावल खाने लग जाएंगे। तो इन दैट केस पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का मतलब यही होता है, ऐसी कमोडिटीज जो लार्जर क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो गई, बट ये फार्मर को इनकम क्यों नहीं देगी? क्योंकि ज्यादा कमोडिटी बाजार में ज्यादा रेवेन्यू नहीं फेच करेगी। क्यों नहीं फेच करेगी सर? सप्लाई ज्यादा बच्चों, सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? प्राइस विल गो डाउन। तो क्या गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे बच्चों ज्यादा टैक्स लगाए? बिल्कुल नहीं। बट तब टैक्स लगाएंगे ज्यादा व्हेन देयर डिमांड इज इन इलास्टिक। समझ में आ गया? तो एक तो आउटपुट ज्यादा, ऊपर से सरकार ने टैक्स ज्यादा, डबल मार पड़ गई हमको। तो ये काम यहाँ पे नहीं आएगा। समझ गए इस बात को भाई? सबका ज्यादा होगा। क्या कह रहे हैं? सबका ज्यादा होगा। हाँ चलिए, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, रिच एंड पुअर।
ये बेचारा साल का 2 लाख कमाता है, सरकार कह रही है 20,000 टैक्स देना है। ये कमा रहे हैं 100 करोड़ रुपए, सरकार कह रही है 30 करोड़ टैक्स देना है। इनके घर में भी और इनके घर में भी वीट आ रही है बच्चों, इनके घर में भी वीट आ रही है। वीट पे गवर्नमेंट ने 100 रुपए पे टैक्स लगा दिया 2 रुपए। आई रिपीट चिल्ड्रन, वीट पे 100 रुपए पे टैक्स कितना लगा दिया गवर्नमेंट ने? 2 रुपए। इज इट अनजस्ट? Yes, sir. दोनों पे 100 रुपए की वीट अगर दोनों सो कॉल्ड कम्युनिटी के लोग खरीदे, दोनों को 2-2 रुपए टैक्स देना है, क्या नुकसान है? तुम 100 रुपए की वीट लो, तुमको भी 2 रुपए टैक्स, मैं 100 की वीट ले रहा हूं, मेरे को भी 2 रुपए टैक्स। क्या ये अनजस्ट है? Yes. बिल्कुल। इसे 2 रुपए टैक्स देना है, बट इसके पास टैक्स देने के बाद भी कमाई कितनी बचेगी? 70 करोड़। या जो 100 करोड़ कमा रहा है, आप उससे भी 2 रुपए वीट पे टैक्स ले रहे हो, और जो 2 लाख कमा रहा है उस पे भी आप 2 रुपए टैक्स ले रहे हो। तो किसके लिए टैक्स ज्यादा बर्डनसम है चिल्ड्रन? Poor. पुअर पर्सन के लिए। तो आपके घर में मैगी का पैकेट आए, मेरे घर में मैगी का पैकेट आए, मुकेश अंबानी के घर में मैगी का पैकेट आए, सबसे उतना ही जीएसटी वसूला जा रहा है। इज इट अ गुड प्रैक्टिस? No, sir. नो। मेरे को मैगी का पैकेट फ्री में देना चाहिए। मैं टीचर हूं, जन कल्याण का काम कर रहा हूं। आप स्टूडेंट है, आपको बोला जाए मैगी का जो पैकेट है मान लीजिए 14 रुपए का है, चलिए आप इसको 14 में ही खरीदेंगे। मुकेश अंबानी से कहेंगे 14 रुपए का पैकेट है, तुमको 1,40,000 मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी इनकम ज्यादा है। मुकेश अंबानी कह रहे इतना टैक्स, हाँ तुमको देना पड़ेगा 1.5 लाख% टैक्स। समझ में आ गया? सबको उतना ही मिलता है। तो अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन उन लोगों पे ज्यादा होता है बच्चों जिनकी इनकम कम होती है। समझ में आ गया? अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या लेना देना था? इलास्टिसिटी का लेना देना ये था बच्चों, ये जो पुअर पर्सन है ये इतनी ज्यादा गेहूं नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स का जो बर्डन है वो ज्यादा है। तो इसके लिए वीट की डिमांड विल बी सो कॉल्ड इलास्टिक। ये रईस आदमी है, इसको क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए वीट की डिमांड इनइलास्टिक। तो आप भी अपनी कार में पेट्रोल डलवाएं, अंबानीज भी अपनी कार में पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोल 95 का था, 105 रुपए का हो गया। हमारे लिए 95 से 105 10 रुपए लीटर, 40 लीटर फ्यूल महीने में कंज्यूम होता है, 400 रुपए साल का, 5,000 रुपए का एडिशनल खर्चा आ गया। बट क्या अंबानीज को कोई फर्क पड़ेगा? नो। तो उनके लिए फ्यूल पे प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड वुड बी इनइलास्टिक, बट हमारे लिए फ्यूल पे प्राइस बढ़ना डिमांड इज इलास्टिक। समझ में आ गई बात? चला पक्का? तो इसी के साथ आपका इलास्टिसिटी की सेवा हो जाती है पूरी तरह से समाप्त।